नमस्कार। हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी शिमला के फेसबुक पेज लाइव कार्यक्रम में आज हमारा ये 67वां कार्यक्रम है और आज हमारे विशेष लेखक हिमाचल प्रदेश के प्रख्यात कथाकार, लोक संस्कृति के प्रख्यात विद्वान और पुरस्कृत कवि श्री सुदर्शन वशिष्ठ जी हमारे साथ हैं। आज हम इनके विचारों को सुनेंगे। ये अपनी कुछ चुनिंदा रचनाओं का पाठ करेंगे और आज के इस कार्यक्रम में इनकी रचनाओं की प्रस्तुति के बाद हम कुछ प्रश्न भी इनके साथ करना चाहेंगे इनके साहित्य सृजन को लेकर के, और जो वर्तमान परिस्थितियों में जो सृजन कार्य है साहित्यकार का और अकादमी द्वारा जो ये कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, साहित्य कला संवाद, इन सब विषयों के बारे में कुछ बात करेंगे। श्री सुदर्शन वशिष्ठ जी का जन्म 24 सितंबर 1949 को अरला पालमपुर में हुआ। एमए बीएड की शिक्षा प्राप्त करने के बाद गत 50 वर्षों से निरंतर लेखन के कार्य में रहते हैं और इन्होंने साहित्य की समस्त विधाओं में लेखन का कार्य किया है। हिंदी साहित्य की शायद कोई भी ऐसी विधा नहीं है जिसमें वशिष्ठ जी ने अपनी लेखनी ना उठाई हो और वे पुस्तकें चर्चित ना हुई हो, सम्मानित ना हुई हो। श्री सुदर्शन वशिष्ठ जी एकमात्र हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में ऐसे लेखक हैं जिन्होंने साहित्य की सभी विधाओं में लिखते हुए पूरे प्रदेश में भी ख्याति अर्जित की है और राष्ट्रीय स्तर पर भी इनको मान्यता मिली है, एक कथाकार के तौर पर, एक समीक्षक के तौर पर और लोक साहित्य के एक प्रतिष्ठित विद्वान के तौर पर। इन्होंने अब तक लगभग 100 के करीब पुस्तकों का संपादन किया है अकादमी में विभाग में रहते हुए, और उसके बाद अपने लेखन के कार्यक्षेत्र में। इनकी कहानी संग्रहों की अगर हम बात करें, अंतरालों में घटता समय, सेमल के फूल, पिंजरा, हरे हरे पत्तों का घर, पहाड़ देखता है, संता पुराण, कतरने, पहाड़ पर कटहल, वसीयत और नेत्रदान आदि कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं और काफी चर्चित रहे हैं। कथा चयन की अगर हम बात करें तो वशिष्ठ जी की गेट संस्कृति, विशिष्ट कहानियां, मानस गंध, 31 कहानियां और संपूर्ण कहानियां प्रकाशित हो चुकी हैं और इन कहानियों पर अनेक राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में व्यापक चर्चा और समीक्षा होती रही है। इनका आतंक उपन्यास पुरस्कृत रहा है। सुहा की नींद इनका चर्चित उपन्यास है। और अगर हम इनके काव्य संग्रहों की बात करें तो युग परिवर्तन, अनकहा, जो देख रहा हूं, सिंदूरी सांझ और खामोश आदमी, इनके काव्य संग्रह काफी प्रसिद्ध हुए हैं। नाटक के क्षेत्र में भी इन्होंने जम करके लिखा है और अर्धरात्रि का सूर्य, नदी और रेत, इनके नाटक संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। व्यंग्य संग्रहों में भी वर्तमान में अगर हम देखें तो व्यंग्य यात्राओं में इनका शामिल रहना, राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठियों में, सेमिनारों में व्यंग्य पढ़ना, उनमें समीक्षक के तौर पर उपस्थित रहना इनका लेखन दर्शाता है। और इनका संत होने से पहले 2006 में एक व्यंग्य संग्रह छप चुका है। सुदर्शन वशिष्ठ जी ने बाल साहित्य के क्षेत्र में भी खूब लिखा है। कथा और कथा, हिमाचल की लोक कथाएं, बालक की सीख आदि इनके बाल साहित्य से संबंधित प्रकाशन काफी चर्चित रहे हैं। संस्कृति और यात्रा संस्मरण भी इनके प्रमुख विषय रहे हैं, जिसमें व्यास की धरा, कैलाश पर चांदनी, पर्वत से पर्वत तक, रंग बदलते पर्वत, हिमाचल, पर्वत मंथन आदि इनके यात्रा संस्मरण रहे हैं, जिसमें प्रदेश की कला, संस्कृति, पर्यटन स्थल और अन्य जो हमारे सांस्कृतिक स्थल हैं, बौद्ध मंदिर हैं, गोम्पा है या अन्य जो विशिष्ट स्थल हैं, उनके बारे में आपको उनको पढ़ने को मिलता है, जिसमें हमें सूचनाओं के साथ साथ एक सांस्कृतिक विरासत भी इनके लेखन में देखने को मिलती है।
अगर हम शोध और संस्कृति की बात करें तो 1984 से लेकर अब तक इनकी बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें से कुछ व्यास की धरा, ब्राह्मणत्व एक उपाधि, जाति नहीं, पुराण गाथा, हिमालय में हिमालय पर इनकी काफी रचनाएं रही हैं। और हिमाचल प्रदेश के सांस्कृतिक स्थल, स्वाधीनता संग्राम का इतिहास और हिमाचल प्रदेश, पहाड़ी चित्रकला, वास्तुकला और प्रदेश की सांस्कृतिक संपदा, हिमाचली लोक कथाएं आदि इनके विशेष संग्रह हैं, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। हिमालय गाथा एक श्रृंखला इनकी बहुत चर्चित रही है, जिसमें देव परंपरा, पर्व, उत्सव, जनजातीय संस्कृति, समाज संस्कृति, लोक वार्ता और हिमाचल प्रदेश का इतिहास काफी चर्चा में रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो संभवतः शायद कोई प्रदेश, कोई बहुत बड़ी नामी गिरामी ऐसी संस्था नहीं होगी जिसने वशिष्ठ जी को सम्मानित नहीं किया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल अकादमी, साहित्य कला परिषद दिल्ली और अन्य बहुत सारी स्वैच्छिक संस्थाएं जो कला, संस्कृति, भाषा और साहित्य के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान रखती है, उनसे इनको सम्मान प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में ई बुक्स का परिचलन है और उसमें भी हम देखते हैं कि कथा, कहती कहानियां, औरतें, डायरी के पन्ने, नाटक और साहित्य से आतंकवाद आदि व्यंग्य और हिमाचल की लोक कथाएं, ऐसी इनकी पुस्तकें हैं जो ई बुक्स के रूप में भी बहुत चर्चित रही हैं। सुदर्शन वशिष्ठ जी एक ऐसे कथाकार, एक ऐसे लेखक हैं जिन्होंने प्रदेश के स्थापित साहित्य प्रकाशकों से पुस्तकें प्रकाशित हो पाई हैं, जिसमें आत्माराम एंड सन्स, किताब घर, वाणी और बहुत सारे प्रकाशकों के ऐसे नाम लिए जा सकते हैं जिन्होंने इनकी पुस्तकों को प्रकाशित किया है। हिमाचल अकादमी का इनको पहले भी एक पुरस्कार प्राप्त हुआ है और विगत वर्षों में जो देख रहा हूं, इनके काव्य संकलन पर इनको एक पुरस्कार प्राप्त हुआ और हिमाचल अकादमी के लिए गौरव की बात है और प्रदेश का ये सम्मान है कि श्री सुदर्शन वशिष्ठ जी को साहित्य में विशेष योगदान के लिए शिखर सम्मान भी अकादमी से प्राप्त हुआ है। इस प्रकार हम देखें तो जो देख रहा हूं, इनका 2004 में संग्रह प्रकाशित हुआ, काफी चर्चित भी रहा और इसको पुरस्कृत होने में समीक्षक के तौर पर जिन बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने अपनी समीक्षाएं दी थी, उनमें श्री बलदेव वंशी, गिरधर राठी और मंगलेश डवराल आदि प्रख्यात लेखक शामिल रहे हैं। इस प्रकार श्री सुदर्शन वशिष्ठ जी के लेखन में हिंदी साहित्य की समस्त विधाएं समाहित हैं और इनका लेखन काफी चर्चित रहा है। इनके बारे में बहुत सारी बातें की जा सकती हैं इनके लेखन को लेकर के, इनकी पुस्तकों की समीक्षा के बारे में, लेकिन उसके लिए आज हमारे पास अधिक समय नहीं है। आज समय है श्री सुदर्शन वशिष्ठ जी को साक्षात्कार सामने बैठ करके सुनने का। उनके स्वयं की वाणी में वे अपनी रचनाओं का पाठ करेंगे। कवि भी हैं, कविताएं भी आप सुना सकते हैं, कहानियां भी आप सुना सकते हैं और भी साहित्य के अपनी लेखन यात्रा के बारे में जो कुछ ये बात करना चाहेंगे वे आपके साथ साझा करेंगे। मैं विनम्र आग्रह करना चाहूंगा श्री सुदर्शन वशिष्ठ जी से कि वे अपने रचना कर्म के बारे में, अपनी लेखन यात्रा के बारे में आज हमारे दर्शकों के साथ, हमारे श्रोताओं के साथ अकादमी के इस पेज पर अपनी रचनाएं साझा करें और अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करें। अंत में जो कुछ समय हमारे पास होगा उसमें कुछ साक्षात्कार, कुछ प्रश्न, कुछ बातें हम इनके साथ जरूर करना चाहेंगे। श्री सुदर्शन वशिष्ठ जी। धन्यवाद डॉक्टर करुण सिंह जी, और आप सभी को नमस्कार जो यहाँ पर जुड़े हैं और जुड़ने वाले हैं। असल में आज इस संकट काल में जो एक चारों ओर मौन व्याप्त है और जो एक चुप्पी छाई हुई है, उसको तोड़ने के लिए इस तरह के संवाद बेहद जरूरी हैं। और मैं अकादमी और अकादमी परिवार का धन्यवाद भी करता हूं और इन्हें इसकी बधाई भी देता हूं कि इन्होंने इस तरह के आयोजन करके साहित्यकारों को जोड़ा है
और जो हम शारीरिक रूप से या सामाजिक रूप से आपस में नहीं मिल पा रहे हैं, तो एक मानसिक रूप से हम इस माध्यम से मिल रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश के नहीं, प्रदेश के बाहर के लोगों से भी हमारी इस माध्यम से मुलाकात हो रही है और एक तरह का जीवन संवाद जो है वो बना हुआ है। वास्तव में आज के समय में जबकि मृत्यु को हम एक आंकड़ों के रूप में देख रहे हैं, हम अपने जीवन को छिपा रहे हैं, हम अपनी मौत को छिपा रहे हैं, हम अपनी बीमारी को छिपा रहे हैं और तो और अपने स्वास्थ्यों को छिपा रहे हैं। ऐसे समय में इस तरह के संवाद करना और अपने विचारों का आदान प्रदान करना एक बहुत ही जरूरी भी है और एक स्वागत योग्य बात भी है। इस तरह की जो महामारी है हमने अपने जीवन में नहीं सुनी, देखी तो खैर है ही नहीं, क्योंकि जो पहले की महामारियां रही हैं वो उनका रूप कुछ और था। इस तरह का जो अदृश्य एक दानव हमारे समक्ष आया है, उसके लिए हमें बहुत सावधानी की जरूरत है। वैसे तो हमारे पुराणों में आप जानते हैं महाप्रलय का वर्णन आता है, पूरे विश्व में हुआ था और उसके महाप्रलय का जो लिखने वाला है उसने बहुत ही अद्भुत ढंग से उस प्रलय का वर्णन किया है कि किस तरह जब सारी पृथ्वी जलमग्न हो जाती है, उसके बावजूद भी एक मार्कंडे जो है वो जीवित रहते हैं और सागर में अकेले घूमते हैं। तब उन्हें एक बड़े वट वृक्ष के ऊपर एक पालना दिखता है, जिस पालने में एक शिशु हंस रहा होता है। तो इस तरह की परिकल्पना हमारे पुराणकारों ने की है, जिसमें महाप्रलय तो है लेकिन उसी में एक जीवन की झलक भी हमें दिखलाई पड़ती है। इसके लिए एक कविता मेरे पास इस कोरोना काल से पहले की लिखी हुई है, जो लोगों ने बहुत पसंद की, पीछे मैंने अपनी फेसबुक पे डाली थी। पहले मैं आपको वो सुना देता हूँ, जिसमें कि इस काल का जो एक संकट का समय है या जो एक हमारे सामने दहशत का वातावरण है, उसके बावजूद किस तरह हम अपने जीवन को आगे ले सकते हैं। तो कविता का शीर्षक है जो बचेगा। जो बचेगा वही रचेगा, वह देखेगा प्रलय की बाढ़, डूबती कश्तियां, वनस्पतियां, चीखते लोग, बहते ढोर और अन्न औषधि के बीज लिए मनो। जो बचेगा वह देखेगा अपार जलराशि में अकेला मार्कंडे और वट वृक्ष से झूलते पालने में हंसता शिशु। अजब है प्रलय की गाथा, एक और विनाश है, दूसरी ओर सृजन, बचे रहने की जद्दोजहद भी है। वही देखेगा यह सब जो बचेगा। बचे हुए लोगों की आशंका और आस, उनका भय और विश्वास, सृजन के पहले अंकुर, नन्ही कोपलें, उन पर चमकती ओस। जो बचेगा वह देखेगा टूटता बनता भारत और फिर बनता भारत। वह देखेगा दहशत पे भागते लोग, भूख से बेहाल, लड़ते झपटते लोग और सनसनीखेज खबरें। जो बचेगा सुनाएगा किस्से, लिखेगा दास्तान दर्दीले दिनों की, वही बखानेगा कहानी। जो बचेगा वही होगा कथानायक, जिंदा रहना जरूरी है कथानायक बनने के लिए। वही देखेगा यह सब जो बचेगा वही रचेगा। तो एक जीने की लालसा जो भयंकर समय में या विपरीत परिस्थितियों में भी रहती है, अपने को आगे ले जाने की, अपने समाज को आगे ले जाने की, वो हमेशा कहीं ना कहीं हमारे भीतर रहती है, चाहे कितना भी संकट क्यों ना आए। और अब मैं आपको थोड़ा अपना इस लेखन यात्रा के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि मैं तो ये समझता हूँ कि जो हमारा लेखन है वो एक क्रमिक विकास होता है लेखक का, और एक सतत साधना का एक फल है लेखन। वैसे तो कई कहते हैं कि किसी ने 4 साल की उम्र में कविता लिख दी, किसी ने 8 साल की उम्र में कुछ लिख दिया। हो सकता है ऐसे प्रतिभाशाली लोग भी होते होंगे, लेकिन इस क्षेत्र में अपनी जो निरंतर साधना है, उसी से आदमी अपने को आगे बढ़ाता है, उसका शिल्प आगे बढ़ता है, उसका कथ्य आगे बढ़ता है, उसकी समझ परिपक्व होती है और नित नए दृश्यों को देखता हुआ वो एक अपनी धारणा भी सामने रखता है। तो इसके लिए
मैं अपने बचपन के जो 3 घटनाएं हैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिससे कि लिखने की प्रेरणा मिली। क्योंकि लिखने की अंदर आपके एक इच्छा शक्ति हो या प्रतिभा भी हो, तब भी उसके लिए एक वातावरण, एक माहौल बहुत आवश्यक होता है, जिससे आप आगे बढ़ते जाते हैं। मेरे मामा जी फौज में थे और वो छुट्टियों में धर्मियों की इलस्ट्रेट वीकली लाते थे और वो पड़ी रहती थी घरों में, क्योंकि पहले रद्दी बेचने का रिवाज तो था नहीं। तो उस धर्मियों में मैं कहानियां पढ़ता था, जैसे शिवानी की कहानियां मुझे अभी भी याद है। शिवानी के छोटे छोटे उपन्यास आते थे उसमें, तो उससे प्रेरणा मिली कि मैं भी इस तरह का कुछ लिखूं। उसके साथ साथ एक और फौज में थे हमारे रिश्तेदार, वो पॉकेट बुक्स लाते थे बहुत से, क्योंकि पहले फौज में जो इतने भी लोग जाते थे वो छुट्टियों में भी और वैसे भी रेलवे स्टेशनों से या जहाँ भी मिलते थे, पॉकेट बुक्स पढ़ने का उनको बहुत शौक था, क्योंकि उस वक्त ऐसे से पॉकेट बुक्स का बहुत रिवाज था। तो हमारे 2-3 हम दोस्त थे, तो हमने रानो, गुलशन नंदा, कंबोज, इब्ने सभी बीए, जिनके जासूसी उपन्यास होते थे, वो एक आचार्य चतुर्सेन के उपन्यास भी उस वक्त मिलते थे, ये सब आपस में सर्कुलेट करके पढ़ते थे। और इसका प्रभाव एक मंडोत्रा मेरे मित्र थे, उसका जासूसी उपन्यासों का उस पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसने एग्रीकल्चर में बीएससी की थी और सब इंस्पेक्टर लग गया था, लेकिन वो एसबीआई में जाना चाहता था। तो नौकरी छोड़कर वो एसबीआई में एसबीआई नहीं, सीबीआई में चला गया। हालांकि बड़ी छोटी पोस्ट पे गया, लेकिन इस तरह का जो किसी भी आदमी पर या लेखक पर जो प्रभाव पड़ते हैं, उसका हमें मालूम नहीं होता कि हमें ये प्रभाव कहाँ से पड़ा, और अनजाने में ये बहुत सी चीजें जो है वो हमारे अंदर आती जाती है। इस तरह एक मेरे बाबा जी फौज की नौकरी छोड़ने के बाद पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में लग गए, तब हम पंजाब में थे। तो वो जागृति घर में लाते थे, जागृति में कहानियां भी रहती थी। तो एक दिन वो एक अपने साथ एक आदमी को लाए, उन्होंने बताया कि ये जो व्यक्ति है ये इस जागृति में कहानियां लिखते हैं। तो मैं बड़ी हैरानी से उनको देखता रहा कि कोई कहानियां भी आदमी ही लिखते हैं। बड़ी हैरानी हुई मुझे, कोई बचपन था और मेरे मन में भी ऐसा विचार आया कि क्यों ना मैं भी ऐसी कहानियां लिखूं। तो इस तरह से इन चीजों से एक जो विचार मन में आया या प्रेरणा मिली, उससे लेखन के प्रति और कार्य लिखने के प्रति एक जिज्ञासा जागी, और कुछ ना कुछ चलते फिरते रात को सोते हुए कहानियां घड़ने की एक आदत पड़ गई। उसके बाद एक जो महत्वपूर्ण घटना बचपन में थी, जिससे मेरा पूरा बचपन जो है वो महाभारत वहीं हो गया, क्योंकि हमारा महाभारत जो एक ग्रंथ है, इतना अद्भुत, इतना विलक्षण और इतना गूढ़ ग्रंथ है कि इसको जितना आप पढ़ते जाओ उतना ही इसमें कई चीजें निकलती हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इतना यथार्थवादी ग्रंथ कोई विश्व में नहीं है, जिसमें हर पात्र का चित्रण, उसकी कमियां, उसकी खूबियां बिल्कुल बेबाक होकर, निर्मम होकर रचनाकार ने लिखी हैं। तो मेरे नाना जी थे जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, स्कूल भी वो नहीं गए, अपने सिर्फ दस्तखत करना जानते थे, लेकिन वो पढ़ लेते थे। और वो गांव वालों को रामायण तो खैर सुनाते ही थे, लेकिन महाभारत रखना उसमें अब घरों में बहुत बुरा माना जाता था। लेकिन उसमें आज से 55 साल की पहले की बात है, 50-55, उसमें उन्होंने महाभारत मंगवाया, वहां से गीता प्रेस गोरखपुर से लाया गया, और वो गांव वालों को महाभारत की कथाएं पढ़कर सुनाते थे रोज रात को। जैसे सर्दियों में होता है गांव में कि वो अपना आग जलाकर कथाएं सुनाते हैं, तो रोज वो शुरू से करके, तो हर दिन वो महाभारत की कथा उनको आगे आगे सुनाते जाते थे। उससे क्या प्रभाव हुआ कि 10वीं तक आते आते मैं पूरा महाभारत मैंने पढ़ लिया, और उसके बाद भी मैं उनकी कथाओं को पढ़ता रहा, और उसी के प्रभाव से शायद अनजाने में उस पे पौराणिक कथाओं पे या गाथाओं पे और जो पौराणिक आख्यान है उन पे मैंने लिखना शुरू किया। जैसे महाभारत का ध्येय, महाभारत का उद्देश्य, महाभारत के पात्र, या छोटी छोटी कथाएं जो ज्ञानवर्धक कथाएं उसमें होती है बच्चों के लिए, वो भी लिखनी शुरू की। और उसको पढ़ के एक मैंने उसमें पहले तो एक उसमें गीता और विदुर नीति के अलावा एक संत जाति है एक, जिसमें बहुत अच्छी ज्ञान की बातें कही गई हैं, जैसे गीता में या विदुर नीति में कही गई हैं। उसका एक अनुवाद किया
कविता आप कह सकते हैं, छंदबद्ध नहीं निकल वैसे ही। और वो नाटक की किस फॉर्म में लेकर उसको एक युवक नाम से एक पत्रिका निकली थी आगरा से, तो उन्होंने उस पूरी पत्रिका का वही अंक निकाला। 1900 ये शायद 71 या 72 की बात है। उसके बाद आतंक उपन्यास भी उन्हीं दिनों लिखा गया, और वो उपन्यास जो है वो महाभारत की कथा जो है वो राजाओं महाराजाओं के गिर्द घूमती है, लेकिन वो उपन्यास साधारण जनों पे था, जो आम ग्रामीणों पे था। उसके साथ एक तीसरी, एक नदी और रेत नाम के नाटक जो वेद व्यास है उनके जीवन पे लिखा, और उस नाटक में जो उनके जीवन का पूरा चरित्र किया गया, जो साहित्य कला परिषद दिल्ली से पुरस्कृत भी हुआ। उन्हीं दिनों जब महाभारत पे कुछ ना कुछ लिखता रहता था, ब्राह्मणत्व एक उपाधि नाम से एक लेख लिखा। उसके बाद तो खैर कई लेख लिखे उस पे कि ये एक जाति थी, जाति नहीं थी, उपाधि थी। और वो कादम्बनी में भेजा, गांव में रहते थे तब, और वो कादम्बनी भी छप गया। और उसके सबसे पहले 40 रुपए का चेक वहां से कादम्बनी में से आया, और उसको एक विशिष्ट रचनाओं में उन्होंने शामिल किया, जो घोषणा अगली रचनाओं की जाती है। इसके साथ ही एक पत्रिका संसदीय हिंदी परिषद की निकली थी, देवनागर नाम था उसका। उसमें एक कविता मेरी छपी, जिसके 12 रुपए का मनी ऑर्डर आया उसमें। तो सबसे पहले 40 रुपए का चेक और 12 रुपए का मनी ऑर्डर जो था वो इस लेखन से प्राप्त हुआ। तो जो कविता उसमें छपी थी देवनागर में, छोटी सी, वो मैं आपको एक सुना देता हूँ। कविता का शीर्षक है टूटा हुआ धृतराष्ट्र। करने को पृथ्वी वीर विहीना, रचाओगे तुम भूमिका, रचोगे तुम चक्रव्यूह और लड़ोगे महाभारत। करने को पृथ्वी वीर विहीना, रचाओगे तुम भूमिका, रचोगे तुम चक्रव्यूह और लड़ोगे महाभारत। फिर पछताओगे स्वयं टूटकर, धृतराष्ट्र बनकर क्षतित व्यथित। फिर भी हो तुम अंधे किंतु बली, और कुचलना चाहोगे आलिंगन कर लोह भीम। फिर सिर थाम कराओगे, भोगोगे पीड़ा असीम, करोगे धरा शैन रक्त वन बवन। तो इस तरह से जो पहले की कविताएं थी उसमें किसी तरह जो पौराणिक परिवेश है वो उसमें आता गया, और जिसका मुझे मालूम नहीं था, और काफी सालों तक ये चला था। क्योंकि हर लेखक अपना लेखन जो कविता से आरंभ करता, तो मैंने भी कविता से लिखना शुरू किया। और इसका जब मैं बीएड में था तो वहां पर नोटिस बोर्ड पे कविताएं लगाने का रिवाज था, और हर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो अपनी अपनी कविताएं उसमें लगाते थे। एक राजकुमार थे बंडी से, जो हबीबपुर से, जो आजकल जम्मू यूनिवर्सिटी में है, वो भी अपनी कविताएं लगाते थे। वहाँ मैं भी अपनी कविताएं एक स्केच बनाकर उसके साथ लगाने लगा। तो उस तरह से एक कविता का, और उसमें जो कविता का मुहावरा था वो कुछ और तरह का था, और बड़ी और तरह की कविता लिखी जाती थी। तो थोड़ी बहुत कविताएं उस वक्त भी लिखनी शुरू की। उसके बाद जो संस्कृति पे लिखने का एक चाव चढ़ा, क्योंकि मुझे घूमने फिरने का बड़ा शौक था। और जब मैं अभी स्टूडेंट ही था, शायद बीए में था या बीएड में आया था, आने वाला था, उस समय मैं लाहौल स्पीति गया, और उसमें पैदल जाना पड़ता था, और थ्रोट से होते हुए हम पैदल त्रिलोकीनाथ धाम तक पहुंचे थे। लेकिन इस तरफ लिखने का जो ज्यादा एक प्रेरणा मिली या उत्साह मिला, वो जब मेरी नौकरी कुल्लू में लगी, तो वहां जाकर ज्यादा संस्कृति पर लिखने का एक मादा हुआ। क्योंकि उसमें धर्मयुग में या दूसरी पत्रिकाओं में भी आंखें देखी एक कॉलम आता था। यानी जो संस्कृति पर लेख छपते थे वो ऐसा नहीं था कि आपने घर बैठ के वर्णन कर दिया किताबों से इधर उधर से, ऐसा नहीं था। लेकिन जो आपने देखा है सामने, उसको देखकर आंखों देखा हाल जो है उसमें छपता था। तो उसी में सबसे पहले जो मेरा एक लेख था मलाना पर, फागुन में मलाना उसका शीर्षक था, वो धर्मयुग में छपा। और धर्मयुग के एक फोटोग्राफर थे बालकृष्ण, वो वहां से बम्बई से आए, उन्होंने वहां के फोटो लिए, और सारे पूरे देश में उसका चर्चा हुआ। क्योंकि मलाना पर
पहले बहुत कम लिखा गया था हिंदी पत्रिकाओं में, इतना उसका जिक्र नहीं आया था। मलाने के बाद फिर जो बुड्ढा हुआ निर्मण में, जो 16 साल या 19 साल बाद हुआ था 1986 में, उसका पूरा वर्णन ने जो उसके सेंट्रल पेज है उसमें दिया। फिर कुल्लू दशहरा और दूसरे चीज़ों का साप्ताहिक हिंदुस्तान में आया। और खासकर जो दैनिक ट्रिब्यून यहाँ से निकलता था उसमें 2 परिशिष्ट थे, एक शायद बुधवार को आता था, एक संडे को। उसमें बहुत सा विजय सहगल उस पर संपादक थे। तो कुल्लू के काहिका उत्सव, फागली उत्सव, ये जितने वहां पर मेले उत्सव होते हैं उन सब का एक आंखों देखा हाल जो है वो उसमें छपा दैनिक ट्रिब्यून में। और इन सब चीजों का व्यास की धरा नाम से एक पुस्तक आई, उनमें इनको इकट्ठा किया गया। तो इस तरह से खासकर जो विभाग में रहने के कारण भी बहुत जगहों में फिर बाद में जाने को मिला। और इधर उधर घूमने से पांगी हम चंबा से होते हुए लगभग कोई 40 किलोमीटर चलकर पैदल पांगी गए थे। उस वक्त सड़क नहीं होती थी, वहाँ बैरागढ़ से थोड़ा सा आगे तक सड़क जाती थी। लाहौल स्पीति, किन्नौर, ये तो खैर अप्रोचेबल था, लेकिन ऐसी कई जगहों में जाने का अवसर मिला जो बिल्कुल दूर थी या जहाँ बहुत सा पैदल चलना पड़ता था। तो इस तरफ संस्कृति के जो हमारे, क्योंकि संस्कृति का भंडार है हिमाचल, तो जितना लिखा जाए कम है। उसमें जितना लिखा उससे लगता कि ये भी रह गया वो भी रह गया, चाहे वो इसके सांस्कृतिक स्थल हो, मेले हो, उत्सव हो, लोकगीत हो, या जो भी पहलू हो, उसको पूरा लिखना या उसको ये नहीं लगता कभी कि हम पूरा लिख पाए हैं, इतना ज्यादा इस पे भंडार है। और ऐसा लगता है कि अभी भी रह गया, ये भी रह गया वो भी रह गया, लेकिन उसके बावजूद जितना हो सका उतना लिखने की कोशिश की गई। क्योंकि इसमें समय उतना ज़्यादा नहीं है, तो मैं आपको या तो 1-2 कविताएं सुना देता हूँ, फिर समय रहा तो एक कहानी भी सुना सकता हूँ, अगर थोड़ा अभी तो है खैर समय। तो पहले मैं आपको, क्योंकि कविताएं तो काफ़ी लिखी हैं, आदमी पे, औरत पे, पहाड़ पे, पर्वतों पे, फूल पत्तों पे, तरह तरह की जिस तरह का चलन था उसमें शुरू से लेके, और जिस तरह कविता का एक ट्रेंड बदलता गया। तो 1-2 कविताएं मैं आपको सुना देता हूँ। पहली है रसोई घर में औरतें। ये कविता उनके नाम जो रहती हैं रसोई में। ये कविता उनके नाम जो रहती हैं रसोई में। रसोई और घर के 2-4 कमरे, या बहुत हुआ तो आंगन ही है उनका संसार। माँ करती बेटे का इंतजार, पत्नी पति का, भाई का बहन। दहलीज लांघना उनके लिए है पहाड़ लांघना। डरते हुए पूछती हैं सब्जी का स्वाद, नमक कम तो नहीं, मिर्च ज्यादा तो नहीं। वे खाना नहीं प्यार परोसती है, जो खाते हैं नमक नमक हरामी करते हैं। उन्हें नहीं कुछ लेना देना, सुबह उठते ही जुट जाती रसोई में। रात गहराते तक रहना है, वहीं बतियाना है, सुस्ताना है, हंसना है, रोना है, निडाल होना है। तभी रसोई को रसोई घर कहते हैं। एक और जो औरतों पर बड़ी लंबी सीरीज है, कई कविताएं हैं, एक और सुना देता हूँ। बात बात में रोती हैं औरतें, बात बात में हंसती हैं। बात बात में रोती हैं औरतें, बात बात में हंसती हैं। हालांकि बहुत कठिन है एक साथ हंसना, एक साथ रोना। औरतें रोती हैं बच्चे के होने पर, बच्चे के खोने पर, बिछुड़ने पर रोती है तो मिलने पर भी। गाने की रस्में इनके जिम्मे तो रोने की भी। कोई भी जिए या मरे यही गाएंगी, यही रोएंगी। औरतें रोती हैं अपनों पर, सपनों पर, जिनसे नहीं कोई नाता, ऐसे बेगानों पर। कभी अपने में ही हंस देती, अपने में ही रो देती हैं। बहुत कठिन है जानना अब क्यों रोई, अब क्यों हंसी। अब कुछ कविताएं सचिवालय पर या सत्ता पर बहुत सारी लिखी है।
उसमें से एक छोटी सी व्यंग कविता है, क्योंकि जब बाबू लोग घर लौटते हैं, सचिवालय से बाहर निकलते हैं, तो क्या क्या वो बात करते हैं, इसमें दो छोटी सुना देता हूं आपको। घर लौटते बाबू। एक, गोधूली के समय भेड़ों के झुंड की तरह निकलते हैं बाबू। गोधूली के समय भेड़ों के झुंड की तरह निकलते हैं बाबू सचिवालय की चरागाह से, जिनकी पीठ पर लदी रहती हैं दिन भर फाइलें, जिन्हें हाँकते रहते हैं कुछ चुने हुए चरवाहे। पीठ झाड़ते हुए वे जुगाली करते चलते हैं कि कितनी हरी घास किसके हिस्से में आई, कौन भटकता रहा भूखा प्यासा, कौन पी गया पूरी व्यासा। दूसरी है, नाई के उस्तरे से धार धार होती है बाबू की कलम। नाई के उस्तरे से धार धार होती है बाबू की कलम, सचमुच तलवार होती है बाबू की कलम। जब रुकती है तो रुक जाती है सरकार, जब चलती है तो करती है बार पर वार। अफसर की पीड़ा है बाबू, कलम का कीड़ा है बाबू। एक मिल जाएगी तो आपको कुछ अच्छा आदमी, बुरा आदमी और सरकारी आदमी, इस तरह की कविताएं भी लिखी थी, लेकिन वो अभी मिल नहीं पा रही हैं शायद। तो दो कविताएं मैं आपको आज पर कोरोना पर, जो आजकल कई लोग कोरोना पर कविताएं लिख रहे हैं, क्योंकि जो एक कहर व्यापा है कोरोना का वो कम नहीं है, और बहुत से साहित्यकार इस पे अपने अपना तरह तरह की चीजें लिख रहे हैं। तो एक पहली है, डर एक वायरस है जो दिखता है, जो दिखता नहीं होता है। डर एक वायरस है जो दिखता नहीं होता है, जैसे डरता है बच्चा अंधेरे में छिपे भूत से। भूत और भूख दिखते थोड़ी हैं, दिखने वाली चीजों से खतरनाक रही हैं ना दिखने वाली। जो दिखता है सामने जरूरी नहीं डरा पाए, डराता है वह जो दिख ना पाए। डर रहा आज आदमी से आदमी, छिप रहा आज आदमी से आदमी, भाग रहा आज आदमी से आदमी। एक और जो आजकल काफी चला था, इनके संस्कार के बारे में, जो हमारे कोरोना से किसी की अगर मृत्यु हो जा रही है तो कोई उनको लेने नहीं आ रहा है। आजकल रोज खबरें आ रही हैं कि अस्पतालों में लाशें पड़ी रहती हैं, लेकिन ना तो उनके रिश्तेदार ना कोई और उनको लेने आता है। तो इसका शीर्षक है, काले प्लास्टिक में लिपटी देह। देखना चाहता हूं किस किस ने छुआ मेरी देह को। देखना चाहता हूं किस किस ने छुआ मेरी देह को। किसने रखा ठंडे माथे पर हाथ, किसने हाथ टोहे, किसने दबाए पैर, किसने होले से बंद की आंखें। मृत्यु के बाद देखना चाहता हूं। कौन रोया धाड़ मार, कौन बस सुबह, कौन खुश हुआ मन ही मन, कौन मुस्काया मंद मंद। देखना चाहता हूं मृत्यु के बाद। कौन छुएगा मेरी ठंडी पड़ती देह, कौन छुएगा मेरी ठंडी पड़ती देह। कौन घृणा करेगा, कौन डर से कांप जाएगा। क्या अछूत हो जाएगी देह, क्या अछूत हो जाएगी देह। कोई नहीं आएगा निकट, आंखें रहेंगी खुली मेरी सबको देखने के लिए। निर्जीव देह तो माटी है, चाहो जला दो बहा दो, चाहो फेंक दो जंगल में। कहने को एकांतवास है, असल में आइसोलेशन पीड़ादायक कैद है। क्या कोई नहीं आएगा निकट, नहीं झांकेगा कोई खिड़की से, नहीं फटकेगा कोई तमाशबीन भी नहीं। आएंगे बस दूत प्लास्टिक के चोगे पहने मनहूस कोरोना वार्ड में। हो सकता है कोई ना आए लेने संक्रमित कोरोना देह को। हो सकता है कोई ना आए लेने संक्रमित कोरोना देह को। पड़ी रहे काले प्लास्टिक में लिपटी किसी चौराहे पर। ना मिले जगह घर के बाहर, न मुर्दा घर के भीतर। घोषित हो जाए लावारिस, नजदीक न आए देह दाह के लिए हेल्थ या कमेटी के कर्मचारी।
अरे कौन देगा दावत मृत्यु को, मरने के बाद भी जो साक्षात बैठी है मेरी देह में। कोई नहीं देगा जगह जलाने को, बंद कर दिए जाएंगे तमाम शमशान। बहाने भी नहीं दिया जाएगा दरिया में, खाने नहीं दिया जाएगा चीलकुओं को, नहीं मिलेगी 2 गज जमीन दफनाने को। अरे जीने की रस्में हैं तो मरने की भी हैं, कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता किसी को। जिद है कि बस देखना चाहता हूँ, न जल न पृथ्वी न आकाश न पाताल, फिर कहाँ होंगे पंच तत्व विलीन, कहाँ भटकेगी व्यथित आत्मा। कौन छुएगा मेरी देह को मृत्यु के बाद, बस देखना चाहता हूँ एक बार। वास्तव में जो हमारे समय में लिखने की बात थी वो बहुत कठिन समय था, क्योंकि हम लोग जो हैं वो कई बार लैंप की रोशनी में भी लिखते थे और लकीर वाले कागज प्रयोग में लाए जाते थे। कार्बन कॉपी, जो एक कॉपी तो अच्छी निकलती थी, दूसरी कॉपी नहीं निकलती थी, क्योंकि पत्रिकाएं फर्स्ट कॉपी मांगती थी। तो हाथ से लिखकर रचना भेजना और उसका इंतजार करना 15-20 दिन जवाब आएगा, छपेगी या नहीं छपेगी। एक बात और भी थी कि उस समय किसी एक पत्रिका को जब तक जवाब ना आ जाए या छप ना जाए तब तक दूसरी पत्रिका में भेजना अच्छा नहीं माना जाता था कि एक ही रचना जो है 2 पत्रिकाओं में छप जाए। तो लगभग 1 महीना इस इंतजार में लगता था। दूसरी बात ये थी कि दूरियां इतनी थी कि हम, खासकर मैं कभी किसी संपादक को नहीं मिला, कभी हमारा दिल्ली जाना नहीं हुआ, क्योंकि दिल्ली में पहली बार शायद जब कुल्लू सर्विस में आ गया था तब गया था। तो किस ना हम किसी संपादक को जहाँ, अच्छा टेलीफोन भी उस वक्त नहीं होता था, ट्रंक कॉल करते थे वो मिलती नहीं थी। कई बार वो ट्रंक कॉल आप लगाए रखो, फिर वो दो तो 1-2 बातें हो पाती थी मुश्किल से। तो इस कठिन समय में जो उस समय छपना या उस समय राष्ट्रीय पत्रिकाओं तक पहुंचना बहुत कठिन था। अपना सफर जब लघु पत्रिकाओं से शुरू किया था, जैसे उस वक्त बहुत सी पत्रिकाएं निकलती, एक युवक नाम से थी, युगमराल नाम से थी, एकांत थी, और इस तरह बरेली, आगरा, राजस्थान, बम्बई से कई पत्रिकाओं में रचनाएं, लघु पत्रिकाओं में खासकर छपने को भेजी जाती थी। और एक आशा थी कि चाह थी कि हम कभी धर्मयुग में भी छपे, कभी साप्ताहिक हिंदुस्तान में छपे, क्योंकि कदमबनी में तो उस वक्त छप गए थे। लेकिन एक जो चाह बनी हुई थी वो लगभग 1986 में पूरी हुई, जब धर्मयुग में छपना शुरू किया। तो बहुत से लोगों को, जब पहली मेरी एक सेवल के फूल नाम से कहानी छपी थी, तो लोगों को ये विश्वास नहीं हुआ कि हिमाचल से कोई लेखक होगा जिसकी ये कहानी या छपी है, क्योंकि लोग सोचते थे पता नहीं ये कहीं और से छपी होगी। लेकिन जब निरंतर छपने लगी तो एक स्थान बना, क्योंकि ऐसी बड़ी पत्रिकाओं का ये था कि एकदम से व्यक्ति जो है पूरे देश में जाना जाता था, क्योंकि सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा था उन पत्रिकाओं का। साप्ताहिक हिंदुस्तान, सारिका या धर्मयुग हुई, तो लेकिन उन तक पहुंचना आज के बनिस्बत बहुत मुश्किल था, क्योंकि आज तो बहुत सी सुविधाएं हैं। आप इंटरनेट से, क्योंकि आज तो आप रचना बाद में भेजते हैं, आप बात पहले कर सकते हैं उनसे, एक पता नहीं लगता, 1 सेकंड से कम उसमें वहां पर ईमेल से मिल जाती है। और लेकिन इतना जरूर है कि उस संकट काल में भी, वो भी एक संकट काल ही था लेखन का, क्योंकि हमारा बहुत पिछड़ा हुआ राज्य था, दिल्ली से दूर, चंडीगढ़ से दूर, मुंबई तो और भी दूर, वहां जाना आना का तो कोई सवाल ही नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी उस समय के जो संपादक थे वो एक पहचान जरूर रखते थे रचना की। खास को नहीं जानते थे कि लेखक कौन है, कहाँ से है, लेकिन उन रचनाओं की पहचान करने का, जैसे धर्मयुग में धर्मवीर भारती थे, राजेंद्र यादव थे, राजेंद्र अवस्थी थे, या सारिका में कुछ लोग थे जो अच्छी रचना को हमेशा स्थान देते थे। और उस अच्छी रचना को बिना किसी जान पहचान के, बाद में तो आना जाने के साधन समूह हुए तो लोग सीधे संपादकों के पास पहुंच जाते थे, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। लेकिन वो संपादक भी ऐसे ही थे जो
एक रचनाओं को स्थान देते थे, उनको छांटते थे और उनका एक मान सम्मान भी करते थे। और एक प्रक्रिया बनी हुई थी कि आप रचना भेजेंगे, उसका आपको जवाब आएगा, मिल गई है, फिर आएगा छपेगी नहीं छपेगी, वो भी जवाब आएगा, फलाने अंक में छप रही है। हाँ, मेल से भेजे चाहे या डाक से भेजे, लेकिन उसका कुछ पता नहीं लगता कि कहाँ गई वो, किस कुएं में गई, कोई उसका जवाब नहीं देता। जब अचानक एक बार वो आ जाए, वही लोग बताते हैं कि आपकी जो है वो फलाने उसमें छपी है, लोगों से पता लगता है हमें। और आज क्योंकि इन चीजों में सुगम हुआ है काम, लेकिन कई तरह की चीजें बदल गई हैं जो अब, क्योंकि कहानी पढ़ने का तो मुझे लगता नहीं है कि कोई नहीं, छोटी समय सी रहा कहानी हो पढ़िए कि जरूर, छोटी सी कोई कहानी, लघु कथा, क्योंकि जो भी अभी आप ठीक समझे, पढ़िए पढ़िए। तो एक देखता हूँ, अगर एक हाँ, छोटी सी, छोटी कहानी कोई भी पढ़ी जा सकती है, पढ़िए। क्योंकि कहानी के, चलो एक छोटी छोटी कहानी पढ़ देता हूँ। हाँ, बहुत समय है हमारे पास, अभी आप कहानी पढ़िए। अच्छा अच्छा। तो इसका शीर्षक है, वैसे इसको लघु कथा कह सकते हैं, वैसे तो पूरी जी। कथा है, कभी उस पर छपी थी धार्मिक वगैरह में। तो इसका शीर्षक है पहाड़ पर कटहल। ना जाने क्यों चाहता है आदमी कि उसके जाने के बरसों बाद भी सब वैसा ही रहे। जब जब वह दोबारा वापस लौटे तो सब वैसा ही मिले, यथास्थिति यथास्थान। वही रास्ता, वही खेत, पेड़ पौधे, आंगन पिछवाड़ा, घर द्वार, और सबसे ऊपर वे सब जिनकी वजह से सारा परिवेश धड़कता है। चिड़िया चहकती है, कौवा आगमन की सूचना देता है। परिवेश तो जीवित रहता है परिजनों से। कौवे चिड़िया तो जंगल में भी बोलते हैं। परिजनों के बिना परिवेश क्या। रहने वालों का स्पंदन ही आसपास के निर्जीव पत्थरों को जीवंत करता है। रास्ते के आसपास की नीलकांटे की बाट यदि छंटाई ना हो तो वह जंगल सा लगता है। खेत खलिहान बिना देख रेख के चरागाहें बन जाते हैं। घर बिना रहने वालों के उजाड़ और वीरान होकर रह जाते हैं। बाहर जाने पर आदमी इस आधार के कारण कभी अकेला नहीं रहता। सदा उसे भरा भरा सा लगता है। हमेशा एक आसरा रहता है, एक ऐसी तसल्ली कि उसके पीछे एक भरी पूरी जिंदगी है। ऐसी की जिंदगी जिसकी जड़ें पुरखों जितनी गहरी, मजबूत और पुरानी है। इस कारण वह अकेला होते हुए भी अकेला नहीं रहता। जब जब अकेलापन गहराता है, घर के दरवाजे एक एक कर खुलते जाते हैं। सिम 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 सिम। एक दरवाजा खोलता हूँ, पिता सोए हैं बरामदे में। सारी बरसात की छींट, सर्दी की ठंडी काटती हवा, सब सही है उन्होंने। जब पिता बरामदे में सोए होते तो हम निश्चिंत सोए रहते भीतर, एकदम निर्भय, एक सतर्क, सजग और कद्दावर सिपाही की तरह। पिता के होते हम पूरी तरह से निडर रहते। बाहर अंधेरा, जंगल का डर भीतर नहीं आ पाता। जब वे कहीं बाहर गए होते, किसी को भी ठीक से नींद नहीं आती। जरा सी आहट या आवाज पर हम दुब जाते। पिता एक बहादुर सेनापति की तरह थे हमारे लिए, जिनके होते हम अपने को दुर्ग में सुरक्षित समझते। सब तरह का आक्रमण वे अपनी छाती पर झेल देंगे, इस विश्वास पर हम सोए रहते मीठी नींद। दूसरा दरवाजा खुलता है, माँ सोई है भीतर जमीन पर। दरवाजा सदा खुला रहता था, सर्दी में भी। पिता जो बरामदे में सोते थे, पिता के बाहर होने के कारण दरवाजा बंद करना उचित नहीं लगता था। सर्दियों में पीठ की दर्द के कारण एक ईंट या बड़ा पत्थर देती थी। पत्थर चूल्हे में पड़ा रहता, अच्छा गर्म होने पर इसे पुराने कपड़े में लपेट बिस्तर में रखा जाता। पत्थर जितनी देर गर्म रहता उतनी ही जल्दी ठंडा हो जाता। पिता यदि सेनापति थे तो माँ दुर्ग के भीतर रखी जिन्स। पिता ने यदि भय दूर भगाया तो माँ ने भूख। पिता के बाहर जाने पर माँ भूख के साथ भय का हरण भी करती। तीसरा दरवाजा खोलता हूँ, कमरा मामय है, सब यथास्थान रखा है। रसोई में लकड़ी का बक्सा, बक्से में मिट्टी के बर्तनों में दूध घी मक्खन पड़ा है। मक्की की रोटियां एक टोकरी में पड़ी हैं। ताक में बर्तन
मांझ मांझ कर चमकाए हुए चूल्हे में आग जली है। माँ अभी अभी हंडों में साग चढ़ा बाहर आई है। कमरे के में बाहर दूर दूर तक साग की सुगंध फैली है। जब से मैं घर से बाहर हुआ, हर्ष में घर में अकेले दो जीव नजर आते हैं। भरा पूरा किलकारियां मारते बच्चे अब नहीं दिखते। घर माता पिता के प्रति इतना जुड़ाव होते हुए हम ना जाने कैसे दूर होते गए। किसी शादी ब्याह या किसी अन्य अवसर पर इकट्ठे होते कभी कभार हम लोग आने से पहले ही जाने का कोई बहाना बना लेते। फिर भी सभी मतभेदों के बावजूद आने के पहले दिन और जाने के एक दिन से पहले माहौल में अपनापन भर जाता। पिता को खुशी से नींद नहीं आती। माँ गई रात तक बातें करती रहती। कभी कभी अजीब सा लगता है कि हम लड़के नहीं लड़कियां हैं। माँ बाबुल ने हमें विदा किया बहनों की तरह। बहनें ससुराल गई, हम शहर आए। बहनें पराए घर बंध गई, हम नौकरी से बंधे। माँ की ठंडी छाव, बाबुल का भेड़ा, पहले बड़े भाई ने छोड़ा फिर मैंने। तभी मेरे पहली बार घर से निकलने पर माँ बहुत रोई सी, उतनी ही जितनी बहन की विदाई की बेला में। पिता ने एक नन्हा सा कटहल का पौधा मैदानों से लाया था। इन्हें नए नए उन्हें नए नए पेड़ रोपने का बड़ा शौक था। पौधे भी ऐसे जो या तो पहाड़ में नहीं होते या बहुत ऊंचाई पर होते हैं। घर के नजदीक पिछवाड़े ही उन्होंने गहरा गड्ढा खोद खाद मिलाकर इसे लगाया ताकि नजरों में रहे। माँ उसे रोज शाम सवेरे सींचती, पिता गुड़ाई करते खाद देते। बाजार से अंग्रेजी खाद भी लाई गई। पौधा साल 2 साल में गबरू हो गया, 5 फुट से भी ऊपर। शाखाएं फैलते फैलते एक दिन अचानक उसके हरे पत्ते को बनने लगे। धीरे धीरे वह पीला पड़ता गया। जड़ें चूहों ने काट दी शायद। उन्होंने उसे बड़े जतन से उखाड़कर दूसरी जगह लगाया। पौधा सूखता ही गया, पत्ते झड़ते गए। दूसरी जमीन का पौधा पहाड़ में नहीं जी सकता, चाहे कितनी भी खाद हो। पिता ने उच्छ्वास लिया। कभी महसूस करता हूँ मैं कटहल का पेड़ जिसे रोपा पिता ने मैदानों से लाकर बड़े जतन से। माँ ने सींचा, हरा भरा भी हुआ एक बार, कार्तिक की कोपलों की तरह। फिर एकाएक सूखता गया। दूसरी जमीन पर भी जिया जा सकता है कभी। धन्यवाद। हाँ, अब आप कुछ, क्योंकि प्रश्न वगैरह आए हुए मैं पढ़ नहीं पाया क्योंकि बहुत छोटा छोटा आ रहा था, लेकिन कोई खास बात हो तो अभी थोड़ा समय हम दे सकते हैं। जो आपको सुन रहे हैं, जो आपके दर्शक हैं, उनका कोई प्रश्न अगर आपके सामने आ रहा है, उसमें से कोई आप बातचीत हाँ, किसी नहीं का इसमें लेना चाहे प्रश्न तो आप ले सकते हैं, लीजिए। नहीं, इसमें कुछ दिखा नहीं मुझे, नजर नहीं आया क्योंकि जी वो जी। थोड़ा छोटा नहीं, हम छोटा आ रहा मानते था तो हैं कि पता नहीं आज चला बहुत सारे पता नहीं चला। कार्यक्रम में लोग लेखक जुड़े हैं और आपको सुने हैं, और आपको सभी लोग एक कवि के तौर पर, कथाकार के तौर पर पूरा सम्मान भी देते हैं। और आपने जो कुछ कविताएं यहाँ पढ़ी हैं, कुछ कहानियां पढ़ी हैं, उसमें बहुत अच्छा एक संदेश हमारे सामने आया है। अगर हम थोड़ा सा आपसे बातचीत करने का प्रयास करें इस थोड़े से समय में, तो मैं थोड़ा सा ये जरूर जानना जी चाहूंगा कि आपने अकादमी में सबसे अधिक सचिव के तौर पे काम किया है। भाषा विभाग में आपने विभिन्न पदों पर जिला भाषा अधिकारी से लेकर के और डिप्टी डायरेक्टर तक की पोस्ट पर लंबा समय तक काम किया है। और इस समय जो आपने लेखन किया, पूरे प्रदेश की यात्राएं की, तो उनके अनुभव भी आपने सुनाए। लेकिन अकादमी और भाषा विभाग में जो साहित्य का माहौल रहा, संस्कृति का माहौल रहा, उसके बारे में आप अगर कोई छोटी सी बात कुछ कहना चाहें। हाँ, मैंने ये जानबूझकर नहीं बोला। मैंने कहा अपनी लेखन उसकी बात करता हूँ जो सरकारी नौकरी जी की हो तो की है। जी जी लेकिन ये है कि भाषा विभाग जब हम नए नए आए थे तो भाषा विभाग को कोई नहीं जानता था और हमें लोगों को समझाने के लिए शिक्षा विभाग ही बोलना पड़ता था कि हम शिक्षा विभाग में काम करते हैं, क्योंकि उसमें छोटा सा विभाग था और बहुत कम लोग थे।
उसकी गतिविधियां बहुत कम थी, नया नया बना था। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, इसकी फैलाव होता गया, विस्तार हुआ, कई चीज़ें इसमें आई। जैसे विभाग की बात करें तो संग्रहालय इसमें आ गए, पुरातत्व इसमें जुड़ गया, अभिलेखागार इसमें जुड़ गया। तो इसका जो विस्तार हुआ उससे फिर लोगों को पता लगने लगा कि नहीं, कोई ऐसा विभाग भी यहाँ पर है। पहले इसका नाम भाषा एवं सांस्कृतिक प्रकरण विभाग होता था बहुत शुरू शुरू में, फिर इसका नाम बदल के भाषा संस्कृति विभाग रखा गया। एक बार ऐसी बात आई कि केवल संस्कृति विभाग ही रखा जाए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश बाद में बना, इसलिए हमने परंपरा दूसरे प्रदेशों से अपनाई। क्योंकि भाषा विभाग पंजाब में भी था, हरियाणा में भी था, तो यहाँ भी भाषा विभाग बना। इसे ऐसे ही अकादमी उस वक्त पंजाब उधर उधर नहीं होती थी, सिर्फ जम्मू में होती थी। तो जम्मू की अकादमी के पैटर्न पर यहाँ की अकादमी बनाई गई। और ये उस वक्त की बड़ी सूझबूझ है कि 1972 में उन्होंने अकादमी बनाई, जबकि कई प्रदेशों में अकादमी को लोग नहीं जानते थे। लेकिन यहाँ जब बनी तब भी दिक्कत यही हुई कि लोग सोचते थे कि एकेडमी जो पढ़ाने वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, एकेडमी कहीं खुली होती है, वो एकेडमी होगी। लेकिन धीरे धीरे क्योंकि जैसे अकादमियों का प्रसार पूरे भारतवर्ष में हुआ, तो जानने लगे खासकर साहित्यकार की अकादमी कोई चीज़ होती है। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे साहित्यकार विभाग से और अकादमी से जुड़े। और शुरू से हम देखें तो चाहे वो पहाड़ी के हैं, चाहे वो हिंदी के हैं, उर्दू के हैं, संस्कृत के हैं, अंग्रेजी के हैं, सबका एक जुड़ाव रहा। और ये जरूर है कि समय के साथ साथ कभी गतिविधियां बढ़ी, कभी गतिविधियां घटी, या कभी किसी एक दिशा में गई, कभी दूसरी दिशा में गई। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि साहित्यकारों, कलाकारों को आगे लाने के लिए जितना विभाग और अकादमी कर सकते थे उतना, हालांकि ये तो है कि होने को तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं बाकी, अब तो खैर बहुत बदल गया, लेकिन कभी हरियाणा अकादमी बंद होने वाली थी, उनके कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती थी, इतना बुरा हाल था हरियाणा अकेडमी में। और कई जैसे पंजाब में तो नाम की अकेडमियाँ थी 3, अभी भी वैसे ही हैं, वो कुछ नहीं है, 3 उनको कमरे दिए हैं, एक एक आदमी वहां पे बैठता है, आज भी ऐसी स्थिति है। लेकिन धीरे धीरे बढ़ता गया, कई स्टेट ऐसे भी हैं जिनमें 12-12, 15-15 अकादमियाँ अलग अलग भाषा की हैं। लेकिन यहाँ पर एक अकादमी होते हुए भी मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी काम किया है और योजनाएं काफ़ी जी बनी हैं जिससे लाभ मिले। ये जरूर है, कभी लाभ कम मिला, कभी बढ़ा कि ज़्यादा, ये इस बात को हम मान सकते जी हैं। जैसा आपने अपने वक्तव्य में भी कहा कि राष्ट्रीय स्तर की बहुत सारी पत्रिकाओं में, या यूं कहें कि सभी पत्रिकाओं में आपके आलेख, आपकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। तो हिमाचल में भी सोमसी, विपाशा, हिमप्रस्थ, इरावती, भृगुतुंग, सेतु, हिमतरु, सृजन सरिता, शैल सूत्र जैसी बहुत सारी पत्रिकाएं छप रही हैं। तो इन साहित्य पत्रिकाओं के संबंध में और जो पत्र पत्रिकाओं में जो साहित्य के रचनाएं छपती हैं, पहले जनसत्ता में बहुत छपता रहा, आज भास्कर में छपता रहा, और वर्तमान में हम देखें तो दिव्य हिमाचल इस क्षेत्र में हर रविवार को प्रतिबिंब निकालता है, बहुत सारे रचनाकार उसमें शामिल होते हैं। तो इनकी साहित्यिक भूमिका के संबंध में आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, पत्रिकाओं का तो पत्र पत्रिकाओं का बहुत महत्व रहा है साहित्य को आगे लाने में। जैसे कि पहले धर्मयुग थी, तो उसमें छप जाना एक बार पूरे देश में, सबको पता लगता था कि कोई ऐसा लेखक है। और इससे पहले क्योंकि हमारा जो क्षेत्र था वो पंजाब में था, तो पंजाब से जागृति निकलती थी उस वक्त। तो जागृति का जैसे इम्प्रस्थ है वैसे जागृति थी, तो जागृति काव्य निकलती है, उसका बड़ा महत्व था। तो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम, यही तो माध्यम है जिससे लेखक आगे आएंगे या पहचाने जाएंगे, या लोगों को पता लगेगा कि फलाना लेखक है। क्योंकि इम्प्रस्थ जैसे बहुत पुरानी है, इसका बहुत योगदान रहा है। गिरिराज है, बाद में निकली, इसका बड़ा रहा है। अकादमी की पत्रिकाएं, या जो अपने बल पे जो पत्रिकाएं निकाल रहे हैं, क्योंकि लेखन का या लेखक की पहचान का, पत्रिका से तो पहचान होती है लेखन की, उसी से जाना जाता है जब वो कहीं भी किसी पत्रिका में, किसी अखबार में छपे। और हमारे यहाँ तो जनसत्ता का किसी वक्त बहुत बड़ा योगदान था, फिर वो एक बंद होने हो गई, वो बड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण है।
दैनिक ट्रिब्यून का बड़ा योगदान है, और अब जैसे दिव्य हिमाचल की आपने बात की, इसका भी बड़ा योगदान है। तो इससे पत्र पत्रिकाओं का महत्व जो है वो साहित्य में मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा है, कि उसी से किताबों का पता लगेगा, लेखकों लगेगा, समीक्षाएं आएंगी, उसमें चर्चाएं होंगी। तो यही एक माध्यम है लेखक के लिए, दूसरा तो कोई माध्यम ही नहीं है। क्योंकि जब हम थे लिखना शुरू किया तो अकादमी विभाग कुछ नहीं होता था, लेकिन पत्रिकाएं तब भी थी, और इन्हीं के माध्यम से लोग जाने जाते थे। तो ये बहुत बड़ी एक पत्रिका और समाचार पत्रों का साहित्य के लिए यही तो एक आधार है। आपने अकादमी में सचिव के नाते सबसे अधिक वर्षों तक कार्य किया है, और सेवानिवृत्ति के बाद आप अकादमी के उपाध्यक्ष भी रहे। आप राष्ट्रीय साहित्य अकादमी में भी हिमाचल के प्रतिनिधि सदस्य रहे हैं। हिमाचल में आपकी लेखन यात्रा बहुत वर्षों की है, और राष्ट्रीय स्तर पर भी अधिकांश लेखकों के साथ आपका सानिध्य रहा है। आपने अनेकों कार्यक्रमों में शिरकत की है। आप राष्ट्रीय साहित्य धारा में हिमाचल के लेखन को और हिमाचल के लेखकों को कहाँ ठहराते हैं? ऐसा कि पहले तो हिमाचली लेखकों का, क्योंकि राष्ट्रीय धारा तो दिल्ली में बहती थी, तो हिमाचल के एक पिछड़ा हुआ प्रदेश था, आना जाना नहीं होता था, तो कोई जानता नहीं था, या बहुत कम लोग जानते थे। लेकिन उस वक्त भी कई लोग, ऐसा नहीं है, राष्ट्रीय पत्रिकाओं में छपे। और मैं समझता हूँ 80 के बाद जो है वो हिमाचल के साहित्यकारों का जो दखल ज़्यादा हुआ राष्ट्रीय स्तर पर, वो 80 के बाद हुआ। जैसे हमारे 3 कहानीकार थे 80 के बाद, सुंदर लोहिया हैं, विजय सहगल हैं, डॉक्टर फुल हैं। ये इन 3 कहानीकारों की हिमाचल के बाहर कहानियां छपने लगी। उसके बाद 3 कहानीकार और आए, जैसे केशव जी हैं, मंडी के हैं, उनका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, और ऐसे 3 कहानीकार थे जिनकी कहानियां लगातार, सुंदर लोहिया तो आगे, वो दूसरे जिनकी बराड़ी घाट आ गया कहानी संग्रह है, योगेश्वर जी। तो उसके बाद फिर हाँ, योगेश्वर शर्मा जी, योगेश्वर जी। उसके बाद 3 और आए, जैसे बद्र सिंह भाटिया, SR हनोट, राजकुमार राकेश। उसके बाद अब नए पुनारी शर्मा या दूसरे नए आ रहे हैं। अच्छा, अब जो मैं समझता हूँ कि अब जो आप राष्ट्रीय भी, हम सोचती की बात है कि राष्ट्रीय स्तर में दखल क्या है, क्योंकि अब तो बहुत सी पत्रिकाएं जो है वो जगह जगह से निकल रही हैं, और एक आपकी कहीं राज्य स्तर में छप गई, या एक आपकी बम्बई में छप गई, एक कहीं और छप गई, तो उससे भी एक पहचान बनती है। जरूरी नहीं है कि वो दिल्ली से निकलने वाली पत्रिकाओं में छपने से ही कोई राष्ट्रीय पहचान बने। लेकिन अब बहुत से लेखक हमारे नए जो कवि हैं कई, वो इसमें दखल दे रहे हैं। तो जैसे निशान जी थे सुंदरनगर के, दुर्भाग्य से उनका जल्दी देहांत हो गया, बहुत अच्छा उनका दखल रहा कविता में। तो लेकिन मैं समझता हूँ कहानी में जो है वो 80 के बाद कहानी में ज्यादा लोगों ने दखल जब आजमाया, बजाय के कविता के, राष्ट्रीय स्तर की हम बात करें तो। जी, सोशल मीडिया पे आजकल लोग जल्दी से लिखते हैं, सब तरफ फैल जाते हैं, फैला देते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि पहले संपादकों की और प्रकाशकों की एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, और जब कुछ छपता था तो उस पर संतोष होता है। लेकिन आज की स्थिति कुछ पूरी तरह से बदली हुई दिखती है। तो क्या आज की जो रचनाएं हैं वो उस प्रक्रिया में बिना गुजरे हुए उस स्तर तक पहुंच पा रही हैं या नहीं? इसमें पहली बात तो है कि जो पहले संपादक होते थे वो पहले लेखक होते थे। पहले लेखन में उनका जब बहुत लिख लिया, एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया, उसके बाद वो संपादक बनते थे। जैसे धर्मेंद्र भारती हैं, राजेंद्र यादव, कुछ सारे पुराने ऐसे लोग थे, बड़े बड़े लेखक रहे, वो संपादक बने। आज ऐसा है कि संपादक होने के बाद लेखक बनते हैं। तो एक मेजर फर्क है संपादकों में, क्योंकि आज पहले संपादक बनेंगे, फिर संपादकीय लिखेंगे, उसकी किताबें छपाएंगे, फिर वो लेखन में भी दखल देंगे। लेकिन पहले जो थे वो, अच्छा, फिर ये भी है कि जो लेखक संपादक है उसको पहचान रहती है कि ये जो रचना है, कविता का जो भी चीज है, वो अपने उससे आंकेगा।
लेकिन जो कोई नया संपादक बनेगा, अच्छा वही भी है कि अब संपादकों की वो चीज रही, पहले संपादक सर्वे सर्वा होता था, अब कोई कार्यकारी संपादक है, कोई संयुक्त संपादक है, कोई उप संपादक है, मालिक कोई और ही है। तो ये जी भी एक कठिनाई आई है इसमें। खासकर जो जो तो अपनी पत्रिका निकालें वो तो सीधा, जैसे आपके ज्ञान रंजन जी हैं, वही संपादक हैं, उन्हीं की पत्रिका है। लेकिन कई जो दूसरी निकलती है, अच्छा बहुत सी पत्रिकाएं निकल रही हैं 2 साल बाद बंद हो जा रही है। अच्छा, जी जहां तक इसका फेसबुक या उसका लेखन का सवाल है, ये जरूर है कि इससे एक माध्यम मिला सबको, हर जो भी चाहे वो अपना फेसबुक पे डाल सकता है और अपना उसको एक्सपोजर जो है वो मिल जाता है। इससे क्या हुआ कि लेखकों की और कविताओं की, कहानियों की एक बाढ़ सी आ गई। ऐसा जी भी नहीं है कि सारे वो उनको खारिज नहीं कर सकते सभी लेखकों को। मैंने देखा कि पिछले 5 साल में जो उन्होंने शुरू किया फेसबुक पे लिखना, चाहे कहानियां थी, कविताएं, वो आज कईयों ने अच्छे मुकाम पा लिए हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है, क्योंकि इतनी बाढ़ आई हुई है कि उसमें छंटाई करना जो है बड़ी कठिन है, क्योंकि उसमें कोई क्राइटेरिया तो है नहीं। आप मैं खुद अपनी कविता डाल दूंगा, अपनी कहानी डाल दूंगा। आजकल फिर और भी है कि उसको लाइक तो सभी करते हैं, मैंने बहुत देखा, जो भी कविता डाल कोई उस पर गलत टिप्पणी नहीं देगा। अगर वो देगा तो कठिनाई में आएगा। उसको अच्छा ही अच्छा भी, बल्कि कुछ दिन पहले एक कविता आई, बिल्कुल प्रोज था वो, उसको इकट्ठा कर दो तो प्रोज भी अच्छा होता है। लेकिन इतनी उस पर टिप्पणियां थी और सब ने उसकी प्रशंसा की हुई थी। और लेखक का जो सबसे बड़ी जो एक घातक चीज है, और लेखन को आगे बढ़ने के लिए जो एक दिक्कत वाली या मुश्किल चीज है, वो है उसकी प्रशंसा। क्योंकि उसकी ज्यादा प्रशंसा कर देंगे तो वो क्या उसमें, क्योंकि वो जी उसके जो एक आ जाता उसमें भाव है, तो बड़ा लेखक बन गया। तो उसको, क्योंकि पहले लोग ऐसा नहीं करते थे, रचनाओं में जब वापस करते, बहुत सी रचनाएं हमारी वापस आई हैं, पत्र ऐसा नहीं सारी छप गई हैं, उसमें वो लिख भी देते थे कि ऐसा ऐसा है, तो उस पर सोचने पे आदमी मजबूर होता है। तो इसमें आप जी देख लेंगे कि कोई भी कविता डाली जाएगी, कहानी डाली जाएगी, तो उसमें उसकी तारीफों की भरमार चली रहती है, जो एक नए लेखक के लिए बड़ी घातक चीज है। इसलिए बहुत जी कम लेखक इसमें आगे आ पा रहे हैं। हालांकि कुछ आए भी हैं, ऐसा नहीं, बहुत से अच्छे, मतलब जो 5 साल पहले लिखना इस पे शुरू किया, उनकी कई किताबें भी आ गई। अच्छा, थोड़ा मैं ये जी बता दूं कि अब किताबों का भी बड़ा छपने का सिस्टम जो है वो उल्टा हो गया है। पहले तो लोग प्रकाशक थे अच्छे जो देख सुध के, अब तो लोग प्रकाशक लोग पैसे लेते हैं, और जिसने 15-20 हजार दे दिए, वो कच्चा पक्का वो छप जाता है एकदम से। लेकिन पहले ये जी छपने में ये भी होता था कि प्रकाश वो देखता था कि मेरी वापस आ रही है, तो कुछ कमी होगी, उसमें सुधार की गुंजाइश है। तो ये किताबों की भी बहुत बाढ़ जो इसलिए आ रही है, कोई भी अपने कविता संग्रह अपने आप छुपा लेता है, तो ये भी एक घातक है लेखन के लिए। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे भारत के, उस समय जी वे अपने घर में जब छुट्टियों में आते थे मनाली में, तो काव्यांजलि कवि सम्मेलन वहाँ आयोजित होते थे। और मेरे संज्ञान में ये है कि आपको उस समय कुछ उनके साथ वहाँ कवि सम्मेलन आयोजित करने का और अपनी कविताओं पढ़ने का मौका मिला। तो वो अनुभव आपका कैसा रहा, और अटल जी के सामने आपको कविता पढ़ना कैसा लगा? खैर वो अब देश के प्रधानमंत्री थे, पहले तो हमें ये खैर वो मौका मिल गया, लेकिन ये पता नहीं था कि प्रधानमंत्री को संबोधित कैसे करना है, उनको क्या बोलेंगे। तो किसी ने कहा भी आप सीधे बोल दो देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि पहली बार गवर्नर और राज्यपाल इनके सामने तो कई बार हमने कई कार्यक्रम किए, लेकिन प्रधानमंत्री के सामने जो, और सहयोग ऐसा हुआ कि वो 3 बार हुआ मनाली में, वो तीनों बार मुझे जाने का वहाँ मौका मिला। उसमें जी खासकर एक सम्मेलन जो था, जो पर्वतारोहण संस्थान में हुआ था, वो बहुत, क्योंकि जैसे सम्मेलन होता है सामने ऑडियंस बैठी है, कवि और उनके साथ प्रधानमंत्री बैठे हैं, वो एक बार ही मौका मिला। क्योंकि बाकी वो प्रधानमंत्री कहीं बैठे थे और कवि कहीं से पढ़ रहे थे, उसमें वो बात नहीं बनी। लेकिन एक सम्मेलन में वो अवसर मिला जहाँ पर, जब विष्णुकांत शास्त्री जी हमारे राज्यपाल जी होते थे, राज्यपाल। और प्रधानमंत्री मोदी जी भी उसमें आए थे, वो शायद हिमाचल के प्रभारी थे उस वक्त, उन्होंने वहाँ अपनी कविता सुनाई थी और भाषण दिया था। तो उस वक्त हम इकट्ठे बैठे थे सभी, और बल्कि जी शुरू में ऐसा हुआ कि वो कवियों की आवाज़ सामने कुछ सुनाई नहीं दे रही थी, तो धूमल जी वहाँ यहाँ के मुख्यमंत्री थे, वो उठ के आए,
फिर वो माइक में भी ठीक किया ये वो। और उसमें बहुत ज़्यादा कविताएं उस वक्त अटल जी ने सुनाई थी अपनी, और वो जी निकाल के दे रहे थे अपने विष्णुकांत शास्त्री जी। तो वो एक बहुत अविस्मरणीय और एक अद्वितीय सम्मेलन हुआ था मनाली में। जी। आज बहुत सारे नवोदित साहित्यकार लिख रहे हैं, जैसा आपने भी कहा। तो और आपने नवोदित साहित्यकारों को अपना संदेश भी दे दिया है कि वे छपने के लिए जल्दबाजी ना करें, थोड़ा संपादन की और समीक्षा की, सुनाने की प्रक्रिया से गुजरें। ये नवोदितों के लिए एक अच्छा संदेश आपका रहा। आपकी लेखन अभिरुचि, यात्रा और समय के साथ साथ अपने अपने साहित्य को ढलते परिवेश में बदला और स्वयं को अपडेट करते रहे और अपने लेखन को और भी बुलंदियों तक पहुंचाने के प्रयास में हमेशा आप निरंतर आगे बढ़ते रहे और आपको सफलता भी मिली। और आपने कविताओं, कहानियों के माध्यम से बहुत सारी बातें कही हैं। और ये भी सौभाग्य की बात है कि आपका बेटा जो सौरभ है, वो भी कविताएं लिख रहा है, युवा है, और कभी तो खुलेगा उसकी भी एक काव्य संग्रह छपा है। तो अगली पीढ़ी को हस्तांतरण और युवाओं का लेखन के क्षेत्र में आना और उन चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करना, और आप जैसे वरिष्ठ लोगों का उनको हमेशा से आशीर्वाद और सहयोग मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है, ये हिमाचल के लिए बहुत अच्छी बात है। अब कार्यक्रम के अंत में आप समग्र रूप से आप जो अपनी समीक्षा, जो अपनी टिप्पणी या जो लेखकीय वक्तव्य में आप जो कुछ अनकहा रह गया हो, उसके लिए आपका स्वागत है। आप अंतिम टिप्पणी के लिए श्री सुदर्शन वशिष्ठ जी आज के इस कार्यक्रम में। इसमें ये कि हिमाचल का, जैसे मैंने पहले कहा कि 80 के बाद जो है वो हमारे लेखक, चाहे वो कवि हों, कहानीकार हों, संस्कृति में हों, वो आगे आए हैं और उन्होंने एक दखल कायम किया है राष्ट्रीय लेखन में। और हम ये भी देखते थे उस समय से आज तक कि हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं उनमें बहुत कम लेखन होता था। बहुत हमारे, जब हम कभी सम्मेलनों में जाते थे किसी विभाग अकादमी की तरफ से, तो हरियाणा है, पंजाब है, इनमें से बहुत कम उस पर लेखन था बजाय हमारे हिमाचल के। और हिमाचल के ऐसा ही नहीं, बड़े अच्छे अच्छे कहानीकार थे यहाँ पर, अच्छे अच्छे कवि थे। वही परंपरा चली हुई है और आज भी हमारे जो युवा कवि हैं, युवा कहानीकार हैं, वो इसमें दखल बनाए हुए हैं। लेकिन सिर्फ एक इतनी बात है कि जो हमारा संस्कृति पर लेखन था, जो पहले बहुत ज़्यादा होता था, M.R. ठाकुर, B.R. शर्मा, हरिराम जस्टा जी और ऐसे रणपतिया जी, कई लेखक थे जिन्होंने हमारी संस्कृति को आगे लाया और जो लुप्त हो रही चीज़ें हैं उनको आगे लाने की कोशिश की। उसमें थोड़ा लग रहा है कि आगे के जो लेखक हैं उनका रुझान कहानी की तरफ तो है, कविता की तरफ भी है, लेकिन इस लेखन की तरफ नहीं है जो कि होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी हमारी परंपराएं, हमारे रीति रिवाज और हमारी जो पुरानी चीज़ें थी वो ख़त्म हो रही हैं। लोक नाट्य हैं, लोकगीत है, हमारी भाषा बोली है, वो सारा ख़त्म होता जा रहा है। उसकी तरफ भी लेखकों को आना चाहिए, क्योंकि एक बड़े लेखक कहते थे कि आप कहानी लिखते हैं ठीक है, कविता लिखते हैं वो भी ठीक है, लेकिन बाकी विषयों पर लिखना भी आपका दायित्व है। जैसे साइंस पे लिखना आपका दायित्व है, टेक्नोलॉजी पे लिखना भी आपका दायित्व है, कल्चर पे लिखना भी आपका दायित्व है। यानी यही नहीं है कि आप कहानी कविता में सिमट जाओ, क्योंकि हमारा पूरी संस्कृति है और पूरी संस्कृति के जितने पहलू हो सकते हैं उसमें लेखक ही तो लिखेगा, और कौन लिखेगा। उसको आगे लाने के लिए लेखक से ज़्यादा जो है वो कोई और नहीं हो सकता। और हम ही लोगों को अपनी चीज़ें जो है, अपना पुरातन परंपराएं जो हैं, पुराने संस्कार हैं, वो सारे आगे लाने हैं। और सारे लेखक जो हैं यहाँ के आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने अपना स्थान भी बनाया है। तो इतना ही कहकर मैं आपसे क्षमा ले चाहता हूँ। आपने समय दिया, बहुत सारे लोग आए, मैं उनका देख नहीं पाया, यहाँ पर नाम पढ़े नहीं गए मेरे से कौन कौन लोग हैं। जो भी आए उनका सबका धन्यवाद, उन्होंने समय निकाला और यहाँ पर इसमें शामिल हुए। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।
आज के कार्यक्रम में जिन लोगों ने भाग लिया और सुदर्शन वशिष्ठ जी ने अपना वक्तव्य, अपनी रचनाएं प्रस्तुत की, इन सब का आभार, धन्यवाद।